हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बर्ट्रेड्स थ्योरम। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ बर्ट्रेड्स थ्योरम। ठीक, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आप स्टेबल एंड नॉन स्टेबल, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड तथा साथ ही साथ ओपन एंड क्लोज ऑर्बिट वाला मेरा लेक्चर देख लीजिए, तब इसको पढ़िए तो ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, अब आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में इसको समझाना चाहूँगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक, तो अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए आपको पता है, आप मैकेनिक्स में बीएससी 4th सेमेस्टर के मैथ के मैकेनिक्स में पढ़े हैं। कई तरीके का सेंट्रल फोर्स हो सकता है। कोई आर के पावर के 3 के इनवर्स रिपल्सन होता है, कोई आर के पावर 2 के इनवर्स रिपल्सन होता है, कोई आर के पावर 4 के इनवर्स रिपल्सन होता है, कोई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे कई तरीके के सेंट्रल फोर्स हो सकते हैं। ठीक, और हर एक सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। आपको ये फार्मूला पता ही है कि जो भी होता है पोटेंशियल, वो क्या होता है, एफ डी आर होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स की वजह से पोटेंशियल आया है, तो इसको सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल कर सकते हैं ना। क्लियर है चीज। तो कई तरीके के जब सेंट्रल फोर्स हो सकते हैं तो कई तरीके का सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल भी होगा। तो बर्ट्रेड साहब ने ये बताया था कि जितने भी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं उसमें से बस 2 ही ऐसा सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है जिसके अंतर्गत जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। जिसके अंतर्गत ऑर्बिट क्या होता है, बाउंडेड होता है। और वो कौन कौन से सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं, तो एक उन्होंने ये बताया और एक उन्होंने ये बताया। ठीक, अब जब ये सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है तो इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स क्या होगा, ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक, इसी चीज़ को अब हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने ला है, जो हिंदी में बोला हूँ। ठीक, क्लियर है चीज़। क्या बताया कि कई तरीके के सेंट्रल फोर्स हो सकते हैं। हर एक सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग इस फार्मूले से हम लोग को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। हर एक सेंट्रल फोर्स का करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है चीज़। तो जब कई सारा सेंट्रल फोर्स है तो कई सारा सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल होगा। तो बर्ट्रेड साहब ने ये बताया कि जितने भी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं उसमें से बस 2 ही प्रकार के ऐसे सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं जिसके अंतर्गत जो ऑर्बिट होता है वो बाउंडेड होता है। और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, तो मतलब 2 टाइप के ऐसे पोटेंशियल हैं जिसके अंतर्गत आपका ऑर्बिट जो होगा बाउंडेड होगा। और बाउंडेड ऑर्बिट होता क्या है इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, और साथ ही साथ अब ये पोटेंशियल है तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा तभी पोटेंशियल मिला है। तो ये अगर ये पोटेंशियल है तो वहाँ से ऐसे फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, देखिए इनवर्स स्क्वायर फोर्स दिख रहा है। साथ ही साथ इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो आपका फोर्स होगा वो F=-CR, मतलब ये हुक्स लॉ आपको यहाँ से दिख रहा है। क्लियर। तो अब इसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है। चीज़ें क्लियर कि जितने भी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं बर्ट्रेड थ्योरम के अकॉर्डिंग उनमें से बस 2 ही ऐसे पोटेंशियल हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट क्या होता है, स्टेबल होता है। पहला एक यहाँ पे है और दूसरा एक यहाँ पे है। इसको पढ़ना है और अभी मैं आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे इनको हम स्टेबल कर रहे हैं या कैसे हम इनको बाउंडेड ऑर्बिट मान रहे हैं। ठीक, बाउंडेड है तो हम इसको स्टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों का डेफिनेशन आप देखे थे लगभग सेम था। तो बाउंडेड है तो कुछ पल के लिए इसको स्टेबल भी तो कहा जा सकता है। क्लियर है चीज। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, इस पे आते हैं। तो देखिए बर्ट्रेड्स क्या लिखा है, बर्ट्रेड्स थ्योरम स्टेट्स दैट, बर्ट्रेड साहब ने बताया था एमंग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, जितने भी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं विथ बाउंड ऑर्बिट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। ठीक, जितने भी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल हैं उसमें से बाउंड ऑर्बिट के लिए बस 2 प्रकार के क्या हैं, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल होंगे। पहला, द फर्स्ट सच पोटेंशियल इज एन इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। क्यों इसको इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है -C/R है और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इस इनवर्स स्क्वायर फोर्स के अंतर्गत आ रहा है। अगर आप ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स ही तो है, अगर इस फोर्स को क्या करें आप इस फार्मूले में रख के सॉल्व करें तो यह V क्या होगा, -F का वैल्यू क्या होगा, -C/R इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, C बाहर हो गया 1/R²dr। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, -C/, यहाँ देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, वही वैल्यू आ जाएगा -C/R। ठीक, इस R को ऊपर ले जाएंगे तो R⁻² होगा।
ठीक। जब फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर ऐड होगा और यहाँ पे, और फिर क्या होगा, नीचे उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 नीचे आएगा, तो यहाँ पे v इक्वल टू -CR। मतलब ये जो पोटेंशियल है किसके करस्पॉन्डिंग है, इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग है। क्यों इनवर्स स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है r के स्क्वायर के इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग पहला ऐसा पोटेंशियल मिला जिसके अंतर्गत जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, आपका बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होगा तो उसको हम क्लोज भी कहेंगे और साथ साथ स्टेबल भी कहेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली चीज, ये जो फोर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़े हैं आप, कुछ ऐसे इसका वैल्यू होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू भी कुछ ऐसे आता है, मतलब v इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई r, इसके केस में भी आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल केस में भी आप इंटर पढ़े होंगे कि v इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई r। ठीक। दोनों केस आप इससे परिचित हैं, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है चीज़। मतलब दो ऐसे पोटेंशियल हैं, एक ग्रेविटेशनल और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसके अंतर्गत जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाउंडेड के साथ साथ वो क्या होगा, क्लोज भी होगा और स्टेबल भी होगा। ठीक। अभी दिखाएंगे कैसे स्टेबल कर रहा है। अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा लिखा हुआ है कि द सेकेंड सच पोटेंशियल इज रेडियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल। ठीक। अभी आप पीछे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो उसमें हम यक्स यूज कर रहे थे, तो वहाँ लीनियर कहते हैं। लेकिन यही अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो एक्स वाई जेड को r थीटा फाई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, r आ रहा है, तो इस वजह से इस ऑक्सीलेटर को हम क्या कर देंगे, रेडियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इस r की वजह से कर रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट है ना, तो इस r की वजह से क्या कर दे रहे हैं, रेडियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्लियर है चीज। तो देखिए वही लिखे हैं कि वी आर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम लोग निकाले भी थे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जब पढ़े थे कि v इक्वल टू क्या हो रहा था, हाफ के एक्स स्क्वायर हो रहा था, या k की जगह कोई कांस्टेंट मान लीजिए c लीनियर ये हो रहा था, जिसको हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल कहते हैं या 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग रेडियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लिखे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, इस एक्स को r से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ सी आर स्क्वायर। ये जो पोटेंशियल है ये रेडियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा माइनस dv/dr इक्वल टू -CR हो गया। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका हुक्स लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। थोड़ा नीचे से कट रहा है थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हुक्स लॉ बता रहा है। ठीक। क्लियर है चीज। ये ऐसा आप पढ़े होंगे, ऐसे आप समझिए, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में यहीं पढ़े हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम में कुछ ऐसे केस न पढ़े हैं। यहाँ से क्या होता है, अगर इसको हम लीनियर कन्वर्ट करें तो f इक्वल टू माइनस के एक्स, खींच के छोड़ दिए तो क्या होगा, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाला केस था। तो ये अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम बात करें तो f r इक्वल टू माइनस dv/dr इक्वल टू -CR के टर्म में बात कर सकते हैं। क्लियर। चूंकि जो हम सेंट्रल फोर्स अपना लगा रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्स किस में लगा रहे हैं, उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पहले दिन से आप याद करें जो डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग सेंट्रल फोर्स का, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे। ठीक। या आप ऐसे कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे, तो इस वजह से इस यक्स को क्या कर दे रहे हैं, r से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक। इससे आपको कोई डाउट में नहीं जाना है। क्लियर है चीज। अब दिखाएंगे कि कैसे ये सब आपके स्टेबल कर रहे हैं और कैसे बाउंडेड कर रहे हैं, इसको आगे भी मैं दिखाता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम उन दोनों पोटेंशियल को, या आप ऐसे कहिए कैसे बर्टन साहब ने उन दोनों पोटेंशियल को स्टेबल और बाउंडेड पोटेंशियल कर रहे थे, उस चीज़ को अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ दिखाने। ठीक। तो एक छोटा सा प्रूफ लिख लिया हूँ, अब उस चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए यहाँ पर एक मैं ग्राफ बनाया हूँ, ये ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में है। इस ग्राफ से आप परिचित हैं। इधर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी है, और इधर क्या है, जो आपका ये सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के वजह से हम लोग का भी इफेक्टिव कुछ ऐसा मिला था। इसको हम लोग बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ऑर्बिट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी वजह से वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप अनबाउंडेड, बाउंडेड, स्टेबल, नॉन स्टेबल और फिर ओपन एंड क्लोज ऑर्बिट वाले कंडीशन को एक बार देख लीजिए। ठीक। उसमें इस ग्राफ को मैं समझा चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए ऑर्बिट स्टेबल कब होगा, उसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आज हम लोग मैथमेटिकल भी इसी में पढ़ लेंगे कि एक ऑर्बिट के स्टेबल होने के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला उसका क्या होगा, मतलब मैथमेटिकल कंडीशन उसका क्या होगा। ठीक। तो देखिए ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप 0 है। ये पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे है, फिर ऐसे उठा है, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, 0 है। और ये किसका ग्राफ है, VE का ग्राफ है, तो इसका मतलब dVE/dr हम लिख सकते
सकते हैं। तो जैसे आप मैथ में पढ़े dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप बताता है ना, तो ऐसे मैथ में पढ़े ना कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या बताता है, ऐसे कुछ लाइन वगैरह खींचते थे तो क्या पढ़ते थे, dy बाई डी एक्स क्या बताता था, स्लोप बताता था। उसी तरीके से ये v और r के बीच में रिलेशन हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, dv बाई डी आर क्या बताएगा, स्लोप बताएगा कि इस कर्व का स्लोप कितना है। तो इस पॉइंट पे देखिए क्या है, एक ये वाला पॉइंट है, इस पे जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, 0। थोड़ा सा ऐसे क्या है, ऐसे कुछ मिला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोई स्लोप नहीं आ रहा है इस पॉइंट पर, ठीक। और मान ले रहे हैं ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इस पॉइंट O से जो है r0 डिस्टेंस पे, इसको r0 लिख लिए, ठीक। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r0, उसको मैं यहाँ 0 दिखा रहा हूँ, ठीक। तो मान ले रहा है कि जो dv बाई डी आ रहा है वो क्या है, r0 पे, r इक्वल टू r0 पे क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है ये क्या है, थोड़ा सा हल्का से ऐसे सीधा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अब ये कंडीशन हुआ। अब अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाए, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाए किस पे, इसी r इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, जो ये पॉइंट है r इक्वल टू r0, मतलब यहाँ पे जो ये ऑर्बिट बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा, आपका स्टेबल ऑर्बिट होगा। यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि किसी ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए जो भी इफेक्टिव का डबल डेरिवेटिव है वो किसके साथ, r के साथ, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका जो कंडीशन होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। और इस दरमियान क्या होगा, आपका ऑर्बिट स्टेबल रहता है, ये मैथमेटिकल है, ठीक। अब देखिए अगर ग्राफ ऐसे रहता है, दो तरीके का कंडीशन होता है। एक तो ग्राफ हम लोग ऐसे ये देख रहे हैं, कुछ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ ग्राफ हो सकता है। तो यहाँ भी कोई पॉइंट है, अगर ये उल्टा रहता तो ये देखिए क्या है, इसको ऐसे बना दें तो ये भी, यहाँ पे भी क्या है, dv बाई डी आर क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ dv बाई डी आर 0 है, लेकिन अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है, ये ग्राफ कुछ ऐसे गया है, पार्टिकल यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे गया है, अगर इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो फिर वापस वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, या इधर डिस्प्लेस कर दें तो फिर वो वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से पार्टिकल को इधर चाहे इधर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस लौट के वो अपने इस पॉइंट पर नहीं आने वाला है। तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टेबल पॉइंट कहते हैं, ठीक। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ठीक। ये आप ऐसे कर सकते हैं, अनस्टेबल पॉइंट है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल को थोड़ा सा भी डिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दो तरीके कंडीशन होता है, इसको आप एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा सा एमएससी लेवल में चला गया हूँ, इसको एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगे। एक ऐसा कर्व बना हुआ, एक कर्व ऐसा होता है, ठीक। जब प्लॉट करेंगे एमएससी में जाके तो एक कर्व क्या होगा, ऐसा होगा। फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए ये ग्राफ तो यहाँ से लिए हैं, अगर इसमें पार्टिकल रखे हुए हैं इस पॉइंट पे, तो पार्टिकल चाहे इधर धक्का दें चाहे इधर धक्का दें, वो क्या होगा, वापस ऐसे इधर चला आएगा गिर के, ठीक। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे रहता, यही ग्राफ ऐसे रहता, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पार्टिकल रखा गया है तो इस पे स्लोप तो 0 है, इस पे dv बाई डी आर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इस पार्टिकल को हम क्या करें, इधर उधर धक्का दे तो वापस इस पॉइंट पर नहीं आना, मतलब ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इस कंडीशन जो ऑर्बिट होगा वो क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। और ऐसे आप कह सकते हैं अनस्टेबल ऑर्बिट होगा। और इस दरमियान जो टाइम डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे, अगर ये भी r इक्वल टू r0 हम माने, तो इस दरमियान जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा, टाइम डेरिवेटिव नहीं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा r के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। तो अगर ये कंडीशन है तो ऑर्बिट को क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। और ये कंडीशन है तो ऑर्बिट को क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। क्लियर है चीज। dv बाई डी आर क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है कर्व का। अगर वो 0 है तो इसका नाम यहाँ पे कर्व का जो स्लोप है वो 0 है, और उसी पॉइंट पे ये 0 है, ठीक। तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टेबल पॉइंट कहते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव हो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए। क्लियर। तो यही चीज़ लिखा गया है, इस ग्राफ से आप समझ चुके हैं। और हम लोग अपने मन से मान लिए कि जो पॉइंट है r इक्वल टू r0 पे है। क्लियर है चीज़। तो लिखे हैं कि द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इन द रेडियल मोशन इज गिवन बाई dv, ये भी क्या इफेक्टिव है, वो भी क्या होगा, r का फंक्शन होगा। तो वही लिखा गया है कि dv ब्रैकेट में r बाई डी आर इक्वल टू 0 एंड इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एट r इक्वल टू 0 पे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ठीक। फिर लिख रहे हैं कि इफ़ वी कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द सेंट्रल फोर्स
ऑफ द फॉर्म, इस देखिए कुछ इस फॉर्म में हम कंसिडर किए, एक जनरल केस कंसिडर किए हैं। अगर n का वैल्यू क्या हो जाए -2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, ये क्या है कुछ कांस्टेंट है, ठीक। n का वैल्यू क्या हो जाए अगर -3 हो जाए तो क्या होगा 1/r² हो जाएगा। तो इस तरीके से एक जनरल केस हमने मन से कंसिडर किए हैं, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे फिर एक सेंट्रीफ्यूगल, इसके करस्पॉन्डिंग क्या पोटेंशियल है, सेंट्रल फोर्स करस्पॉन्डिंग भी है, और ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा VCR, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल मिलता था, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल मिलता था, वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता था हर एक केस में। मतलब वो फिक्स है कि जो सेंट्रीफ्यूगल केस में जो पोटेंशियल मिलेगा वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे r⁻² लिखे हैं। r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या 1/r² के प्रोपोर्शनल, तो 1/r² को r⁻² लिखा जा सकता है। लेकिन सेंट्रल फोर्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा r² प्रोपोर्शनल मिले, कभी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस केस में जो ये होगा, ये जनरल केस कुछ ऐसे बना दिए हैं। क्लियर है चीज़, तो 2 केस हम लोग बना दिए, ठीक। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा V इफेक्टिव मिलेगा, ठीक। ये लाइन थोड़ा सा कट रहा है, इसको इसलिए मैं यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या होगा V इफेक्टिव इक्वल टू VR का वैल्यू क्या है, VR का जो वैल्यू यहाँ पे क्या है AR⁻n+1 है, और इसी तरीके से VCF का वैल्यू क्या है BR⁻ क्या है -2 है, ठीक। यहाँ देखिए n+1 लिखा गया कि n का वैल्यू 0 माइनस कुछ भी हो तो हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा r के टर्म में इसका वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक। क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या कंफर्म नहीं कौन सा सेंट्रल फोर्स है, तो इस वजह से जनरल केस हम बनाए हैं किसका पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन इस केस में तो कंफर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी होता है, मैं वीडियो में कराया हूँ जो बाउंडेड अनबाउंडेड है कि r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो r को ऊपर कर लिया हूँ तो क्या हो जाएगा r⁻² हो जाएगा, और इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके आगे लिखेंगे फिर समझाएंगे, ओके स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मिला था, ठीक। अब इसके आगे यहाँ लिखना है, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करने चल रहे हैं। तो क्या लिखे हैं, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी काम अभी है, दैट इज डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू r एंड पुट r=r0। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और r क्या कर रहे हैं r0 पुट कर रहे हैं। जो फिगर बना है डिस्टेंस इसका r=r0, तो वही क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, ठीक। किसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं किस, मतलब यहाँ जो लिखा गया लिखे ना अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, तो उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यही कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी थी, आपको पता है। तो इस वजह से ब्रैकेट में मैं आपको समझने के लिए चीज़ें लिख दिया हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, ठीक। उसको जब डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तब जाके हम लोग का ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे अगर आपको मन करें तो ऐसे लिख सकते हैं dV/dr एट r=r0 इतना 0। क्लियर है चीज़। इस dV/dr का वैल्यू क्या ये है और वो 0 के बराबर होना चाहिए, स्टेबिलिटी कंडीशन से 0 के बराबर कर दिए। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगा, यहाँ एक पावर घट जाएगा, तो ऐसे लिखे हैं। फिर क्या होगा, ये -2 नीचे आ जाएगा, b हो जाएगा, r⁻³ हो जाएगा, एक पावर घटेगा तो -3 हो गया। अब r=r0 क्या करना है, इसमें पुट करना है, ठीक। r=r0 इसमें पुट करना है, तो फिर क्या लिखें, देखिए यहाँ पे लिखें an+1 और r की जगह r0 के पावर n -2 b r0 के पावर -3, ठीक। ये r की जगह यहाँ भी r0 लिख दिए =0। अब क्या किए हैं, इस वैल्यू को इधर रख लिए हैं और बाकी किधर भेजे हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, नीचे r के पावर n करके r0 के पावर n करके आएगा, तो ऊपर जाएगा तो r0 के पावर -3 हो जाएगा। सॉरी, ये जब नीचे आएगा तो क्या होगा, r0 के पावर -n होगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो r0 के पावर क्या होगा -n, और फिर r0 के पावर -3 पहले था, तो जब दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसे कुछ बचेगा r0 के पावर -n+3। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दिए। अब देखिए कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये कंडीशन भी देखना है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा और r क्या करेंगे, r0 पुट करेंगे, ठीक। तो जो वैल्यू आया था उसको क्या किए, दोबारा हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
ये चीज़ क्लियर। तब देखिए ये वैल्यू हम लोग का आया था एक बार डिफरेंशिएट करने पे, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो n नीचे उतर जाएगा, तो a n + 1 n r के पावर n - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 नीचे आएगा तो -3 - 2 6 हो गया, b r के पावर -4 हो गया। अब फिर r = r0 पे चेक करना कि क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए फिर क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन लगाए हैं, r की जगह r0 वगैरह पुट किए हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है a n + 1, इसके जगह क्या यूज करते रहे, ये पूरा वैल्यू यूज करते रहे ताकि एक कांस्टेंट b में हमको मिले, ठीक। ये 2b r0 के पावर n + 3 हो गया, माइनस साइन यहाँ पे है, ठीक। और फिर n r0 के पावर n - 1 ये पहले से था, इसको लिख लिए। ये कहाँ से मिला है, यहाँ लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 5, ठीक, इक्वेशन 5 को यूज करके मिला, ओके। और फिर आगे ये टर्म लिखिएगा। अब यहाँ से 2b अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, r0 पावर n - 1 पहले से था और r0 पावर n - 3 यहाँ पे आया, इसमें पुट करने पे तो -n प्लस n वाला कट जाएगा, क्या बचेगा r0 पावर -4, और यहाँ 2b कॉमन लिए 3 बचा, 3 r0 पावर -4 हो गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो n + 3 हो गया, r0 पावर -4 कॉमन ले लिए तो 2n + 3 b r0 के पावर -4 हो गया, ठीक। अब स्टेबिलिटी कंडीशन मतलब इसको स्टेबल होने के लिए इस ऑर्बिट को ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए 2 कांस्टेंट b कांस्टेंट r0 के पावर -4, तो r0 क्या है, डिस्टेंस है, एक तरीके से वहाँ से डिस्टेंस ही 9 से थी तो पॉजिटिव होगा ही। तो जब नीचे ले आएंगे तो 1/r0 के पावर 4 होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब बस हमको n + 3 पे फोकस करना है। अगर n + 3 पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और उसी कंडीशन में क्या होगा, ये ऑर्बिट जो होगा हम लोग का स्टेबल कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट d2v/dr² एट r = r0 विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन, ये जब ग्रेटर हो किससे, 0 से, ये जब 0 से बड़ा हो जाएगा, चूंकि 2 कांस्टेंट है, ठीक, 0 से बड़ा है, ये भी हम कांस्टेंट माने हैं तो उस पर फोकस नहीं करना है। ये r0 के पावर -4, r0 डिस्टेंस है और उसके पावर क्या -4 रहा है, तो उसको नीचे ले आके हम +4 करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस इस पे हम लोगों को देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब इक्वेशन पॉजिटिव, और उसको हम स्टेबल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल कहलाता है। तो वही लिखा गया कि फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, मतलब n इज ग्रेटर देन -3 हो। इसका मतलब क्या, n का वैल्यू -2 हो, -1 हो, 0 हो, ऐसे क्या हो उसका वैल्यू हो, ठीक। तो देखिए लिखे हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर n = ग्रेटर देन 3 द ऑर्बिट विल बी स्टेबल। इसका मतलब इसके लिए ऑर्बिट स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक। नाउ द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, अब देखिए जो हम लोग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल माने थे वो क्या था, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल आपको याद होगा, पीछे हम लोग माने थे VR = AR के पावर n + 1 माने थे। उन्हीं सबको सॉल्व करते टाइम ये स्टेबल ऑर्बिट का कंडीशन आया है। तो इस सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स क्या होगा उसको लिखा गया है, ठीक। तो क्या लिखा है, FR = ये क्वेश्चन नंबर 2 के वैल्यू को डिफरेंशिएट किए हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ये माने थे, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके स्टेबिलिटी कंडीशन आया। तो इस सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग सेंट्रल फोर्स को क्या होगा उसको निकालने का तरीका क्या है, FR = -∂V/∂r। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a n + 1 नीचे आ जाएगा, क्या होगा जब माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा, r के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -n + a r के पावर n + 1 -1, तो n बचा। अब इसको एक दूसरा कांस्टेंट मान ले रहे हैं, c मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक हमको जनरल फॉर्म मिल गया सेंट्रल फोर्स का, कब, जब ऑर्बिट क्या होगा, स्टेबल होगा, और वो कुछ ऐसा है। और देखिए इन सब चीज़ों को जब आगे आप सॉल्व करेंगे, MSc में आपको पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा पाया गया था कि क्लोज्ड या स्टेबल, जो कहीं स्टेबल साथ साथ क्लोज भी होगा वो ऑर्बिट, ठीक। अभी बताए थे आपको कि सबका कंडीशन क्या, स्टेबिलिटी, क्लोज ऑर्बिट, और फिर आपका वो स्टेबिलिटी, क्लोज और बाउंडेड ऑर्बिट का आप डेफिनेशन देखे थे, तीनों का एक दूसरे से मिलता जुलता था, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्लोज है तो स्टेबल भी होगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, ये वाला ये कंडीशन जब हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट था इसमें क्या था, हम लोग का ऑर्बिट क्लोज भी था, बाउंडेड भी था, तथा साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ऑर्बिट हम लोग का स्टेबल भी रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है चीज। तो हम कह सकते हैं कि द क्लोज ऑर्बिट, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बाउंडेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेबल भी लिख सकते हैं, क्लोज भी लिख सकते हैं। ओके, तो लिखें कि द क्लोज ऑर्बिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये कैलकुलेट करके, ये सब आगे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, आर डॉट वगैरह का वैल्यू निकाला जाता है, इंटीग्रेशन वगैरह किया जाता है, तो उसके बाद ये पाया जाता है कि यन के इन दो वैल्यू पे क्या होता है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। इसी वजह से लिखा गया है कि जो क्लोज ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा वो n = -1 और n =
-2 पे बस एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि n इज ग्रेटर देन -3, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, -3 से बड़ा कुछ भी, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आप एकदम सही हैं, लेकिन इसको जब मैथमेटिकली आगे सॉल्व किया गया, MSc में आप जाएंगे तो हो सके आपको पढ़ाया जाए, तो सॉल्व कर जब देखा गया, इंटीग्रेशन वगैरह निकाला गया, तो ये पाया गया कि n के 2 वैल्यू पे ही क्या हो रहा था, स्टेबल ये मिल रहा था। कौन कौन सा वैल्यू, n = -1 और n = किस पे, -2 पे क्या हो रहा था, सॉरी n = प्लस, यहाँ पे n = +1 और n = -2 पे ये क्या मिल रहा था, स्टेबल मिल रहा था। ठीक, एक बार चेक कर लेता हूँ, n = +1 ही रहेगा। हाँ, ये गलत लिखा था मैं, n = +1 और n = -2 पे ही इसका सोल्यूशन मिल रहा था। ठीक, तो इस वजह से इन दोनों वैल्यू को क्या मान लिया गया कि इस वैल्यू पे जो ऑर्बिट होगा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, क्लोज्ड होगा और साथ साथ बाउंडेड होगा। ठीक, अब देखिए इसको आगे अप्लाई किया जाए, अगर हम यहाँ पे n = क्या रख दें, 1 रख दें, तो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा जो बर्थेस हमने बताया था, और n = -2 रख दें तो ये क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इसी को तो बर्थेस हमने बताया था। ठीक, तो इस तरीके से बर्थेस थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट, एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके इधर ये लाइन लिखा था, इसके बाद फिर यहाँ से लिखिएगा, ये कंडीशन हमको दिखाना था, इस वजह से इरेज नहीं किए थे मैं। ठीक, इसको दिखाना था इसलिए मैं इरेज नहीं किया था इसको। ओके, तो कंफ्यूज मत होगा। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके आगे फिर अभी लिखवाने चल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन 6 तक हो गया था और उसके नीचे हम लोग एक लाइन लिखे थे कि द क्लोज ऑर्बिट एग्जिस्ट ओनली फॉर n = 1 एंड n = -2। ठीक, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें जो वर्ड थे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए। ठीक, आपको समझने के लिए, अगर आप उसको लिख लिए हैं तो वही लिखे रहिएगा, कोई जरूरत नहीं उसको काट के दोबारा लिखने का। ठीक, आपको समझाने के लिए मैंने स्टेबल वर्ड भी ऐड कर दिया है और एक ब्रैकेट में टर्म भी ऐड कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी तक इसको हवा में बस बोल रहा था, अब लिख भी दिया हम। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि द स्टेबल एंड क्लोज ऑर्बिट। ठीक, स्टेबल और क्लोज्ड ऑर्बिट, और साथ साथ स्टेबल क्लोज्ड है तो वो बाउंडेड भी होगा। ठीक, स्टेबल एंड क्लोज्ड ऑर्बिट क्या क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, नॉन सर्कुलर भी हो सकता है। जब इज लेस देन 0 होता था तो आप देखे थे 2 ऑर्बिट मिलता था, एक सर्कुलर मिलता था और एक क्या होता था आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट मिलता था। तो वही लिखे हैं सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर एग्जिस्ट फॉर n = 1 एंड n = -2 ओनली। ठीक, ये चीज़ हम लोग देखे थे और ये कहे थे कि जब इंटीग्रेशन वगैरह को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलता है, वो स्टेबल का कंडीशन मिलता है। ठीक, और ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू n > -3 हैं। क्लियर है चीज़? तो अब देखिए फॉर n = -2 वी गेट n = -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को जो फोर्स मिलेगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ बता रहा है। ठीक, तो विच रिप्रेजेंट्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा जब सॉल्व करेंगे तो -c/r आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल मिल जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। क्लियर है चीज़? इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हम लोग को ये पोटेंशियल मिलेगा, v = क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। ठीक, -c/r। और उसी तरीके से n = 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, f = -cr मिलेगा। यहाँ 1 पुट करेंगे cr, यही क्या आपका हुक्स लॉ है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल मिलेगा वो हाफ cr² मिलेगा, पीछे हम लोग देखे थे। और अतः हम ये कह सकते हैं हेंस कि बर्टन्स थ्योरम इज प्रूव्ड। अतः हम ये कह सकते हैं कि बर्टन्स थ्योरम हम लोग का इस तरीके से प्रूव हो गया। ठीक, क्लियर है चीज़? n = 1 एंड n = -2 पे ही कैलकुलेशन के बाद देखा गया था कि क्या होता है, ऑर्बिट स्टेबल होता है। ओके, जिसको अगर चाहिएगा कि नहीं कैसे कर रहे हैं सर तो बताइएगा, आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक, वो आगे आपको समझ में नहीं आने वाला। कैलकुलेशन काफ़ी टफ कैलकुलेशन है। जब MSc में आप दोबारा पढ़ेंगे तो उस कैलकुलेशन जो किया गया उसका बेसिक जब पढ़ाया जाएगा फिर वो कैलकुलेशन बताया जाएगा, तब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है चीज़? तो आज के लेक्चर में हम लोग बर्टहेस थ्योरम देखे। ओके, और मेरा कोशिश है कि जल्द से जल्द आने वाले 3-4 दिनों में, मतलब 3-4 लेक्चर के अंदर आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स से फिनिश कर दिया जाए और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे क्या किया जाए, अप्रोच किया जाए। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।